पहले तुमको नौकरी के बारे में पता हो जाना चाहिए कि नौकरी क्या है, जॉब क्या है। अच्छा, आप में से कितनों को पता है कि नौकरी परमानेंट है या टेम्पररी है? रिकॉर्डिंग चालू है? टेम्पररी जॉब है या परमानेंट है? ये क्या है बताओ? ये टेम्पररी जॉब है ना? कितने सालों के लिए टेम्पररी नौकरी है? टेम्पररी जॉब कितने साल के लिए है? टेम्पररी जॉब कितने साल के लिए है? तो मैक्सिमम कितने साल के लिए? 2 साल के लिए टेम्पररी पोस्ट है। और वो देखो, ये जो वैकेंसी निकला है ना, पहली बात तो टेम्पररी जॉब है ना, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। और कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। अगर इसके बाद जैसे मान लो आपका क्या है ना, यहाँ पे अगर मान लो कि अगर वो कंपनी चाहती है कि नहीं हमको आगे कंटिन्यू करना, आपको रखना है, तो वो कंपनी पे डिपेंड कर, मतलब माफ करना, वो संस्था पे डिपेंड करेगा, यूपीपीएससी पे डिपेंड करेगा रखना है कि नहीं, आपको आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं। तो आपका देखेगा लॉयलिटी, बाकी इंटीग्रिटी, बाकी सब चेक करेंगे, उसके बाद आपको ये मिलेगा मौका। ठीक है, तो ये 2 साल के लिए पद के लिए है, जॉब निकला, वैकेंसी है ये, और इस तरह का चीज है। पर देखो, वो बोलते हैं ना कि डूबते को तिनका काफी होता है, तो वही बात है कि अभी जैसे मान लो कोई जॉब नहीं है तो यूपीपीएससी कोई खराब नहीं है, आप कर सकते हो। लेकिन मेरा अगर सलाह स्पेशली मानोगे कि सर मुझे क्या करना चाहिए, अगर मुझे स्पेशली सलाह अगर देने बोलोगे, तो मैं बोलूंगा ना कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करो। इंस्टीट्यूशन में बहुत फायदा होगा। इंस्टीट्यूशन मतलब जैसे आप क्या ज्वाइन कर सकते हो, आप सिम्फर ज्वाइन कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छा वैकेंसी निकालते हैं ये लोग भी। सिम्फर ज्वाइन कर सकते हो टेम्पररी पोस्ट पे। आप आईएसएम ज्वाइन कर सकते हो, आप इस तरह का कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर सकते हो। इसमें क्या होता है ना, पढ़ाई का बेनिफिट मिलता है। तो पहला बात हमको समझ में आया कि ये जो वैकेंसी निकली है क्या टेम्पररी पद के लिए, अब 2 साल का टेम्पररी पद पे आपको काम करना पड़ेगा, ये होता है इसमें। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, अब बात करते हैं इसका एग्जामिनेशन के ऊपर, जो कि आपको देना है, क्योंकि अभी तक तो हम लोग यही एग्जाम एक देख रहे हैं जो होने वाला है। तो इसका जो एग्जाम होगा ना, 2 फेज में होगा, है ना, 2 फेज। बाकी इंटरव्यू के बारे में तो उसमें नहीं बताया गया कुछ, इंटरव्यू के बारे में बताया गया तो इंटरव्यू नहीं है। तो 2 फेज में एग्जाम होगा डियर स्टूडेंट्स। में कितना फेज में एग्जाम होगा आपका? 2 फेज में एग्जाम होगा। तो फर्स्ट फेज जो आपका एग्जामिनेशन होगा, आपका होगा इसमें एमसीक्यू टेस्ट, है ना, इसमें एमसीक्यू। और नेक्स्ट क्या होगा, आपका जो मेंस होगा ना, उसमें रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, ये आपको मेंस, इसको मेंस बोला गया है, ये मेंस आपका है ना। तो मेंस में आपका रिटन टेस्ट होगा और इसमें क्या होगा, एमसीक्यू टेस्ट होगा। तो जो एमसीक्यू टेस्ट होगा वो आप सबको पता होना चाहिए एमसीक्यू टेस्ट के बारे में। इसमें आपका 25 मार्क्स जनरल स्टडी से, जनरल स्टडी, जनरल स्टडी स्टडी से क्वेश्चन रहेगा 25, मार्क्स रहेगा इसका 50। इसी तरह आपका हिंदी से, हिंदी से रहेंगे आपका 25, मार्क्स 50। ठीक है, हिंदी हो गया और इसका हो गया। इसके अलावा थर्ड आपका माइनिंग से है, माइनिंग से सवाल कितने रहेंगे, 100, अब मार्क्स रहेंगे आपका 200। ये मार्क्स में लिख रहा हूं यहाँ पे। तो टोटल क्वेश्चन रहेगा आपका 150, अब मार्क्स रहेंगे आपका 300। और इसको सॉल्व करने के लिए जो आपको टोटल टाइम दिया जाएगा, जो ड्यूरेशन होगा, वो मिलेगा टाइम आपको 2 घंटे का समय। 2 आवर में इसको सॉल्व करना है, 2 घंटे में इस पेपर को कंप्लीट करना है। ये आपका पहला पार्ट है। इसको क्वालिफाई करोगे तब जाकर आप किस में जाओगे, तब जाकर आप मेंस में जाओगे। ठीक है ना, तब आप मेंस में जाओगे। मेंस में क्या है, रिटन टेस्ट होगा 3 घंटे का 200 मार्क्स के लिए। मेंस में क्या है, इसमें क्या होगा आपका, इसमें रिटन टेस्ट होगा, हम लोग पढ़ाएंगे, टॉपिक पाएंगे। रिटन टेस्ट होगा कितना घंटे के लिए, 3 घंटा के लिए होगा, 200 मार्क्स का होगा, मार्क्स का। ये दोनों क्वालिफाई करोगे तब जाके आप बन जाओगे क्या, तब जाके बन जाओगे माइंस इंस्पेक्टर, माइंस इंस्पेक्टर। ठीक है, तो माइंस इंस्पेक्टर बन जाओगे उसके बाद। ठीक है, 2 साल के लिए आपको नौकरी मिल जाएगा माइंस इंस्पेक्टर के पद के लिए। अब वो एक बात मैं समझा देना चाहता हूं, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग है सर, नेगेटिव मार्किंग है सर, सवाल आ रहा है नेगेटिव मार्किंग कितना दिया हुआ है इसमें, कितना मार्क्स नेगेटिव मार्किंग दिया हुआ है, 0.3, मतलब 1/3, 1/3। अच्छा, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग दी है। चलो, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। चलो, तो वो एक बात यहां पे देख लेते, तो ये सारी बातों हमको उभर कर आया, 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग है। अब एक बात देखते हैं यहाँ पे जो आपको सीखना और समझना पड़ेगा। तो सवाल यहाँ पर ये आता है कि सर इस पे फोकस करे या फिर क्या करे, टेम्पररी पद करना चाहिए कि नहीं। बाबू देखो, जीवन में जो भी एग्जाम देने का मौका मिलता है ना, एग्जाम देना चाहिए। नौकरी ज्वाइन करना ना करना वो अपने डिसीजन पे रखना है कि हम ज्वाइन करेंगे नहीं,
हम छोड़ देंगे, मेरा इतना काबिलियत था कि हमको जरूरत ही नहीं है। रुको 1 मिनट। हाँ शिवम, एप्लीकेशन को अपडेट करो। एक बार अपडेट करके देखो। ऐसा कैसे हो रहा है? ठीक है, देखो उसको देखो। देखो बाबू, तो यहाँ पे क्या है ना, आप लोग को एक बार ध्यान से समझ लेना पड़ेगा कि जो नेगेटिव मार्किंग है, अब सवाल है कि इसको देना चाहिए कि नहीं, करना चाहिए कि नहीं प्रिपरेशन। तो बाबू आपको बिल्कुल प्रिपरेशन करना चाहिए, एग्जाम देना चाहिए, प्रिपरेशन करने से फायदा होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा था, शुरू से मैं बता रहा था कि बात कि मैं ऐसा प्रिपरेशन करवाऊंगा, मैं सिलेबस को ऐसा डिजाइन करके पढ़ाऊंगा कि यूपीपीएससी का जो तैयारी है, यूपीपीएससी का तैयारी है ना, पूरा का पूरा आपका सीआईएल में काम आ जाए, पूरा का पूरा सीआईएल में एकदम काम आ जाए। मतलब पूरा का पूरा चैप्टर को, पूरा का पूरा बाकी चीजों को इस तरह से मुझे पढ़ाना है, इस तरह से आपको करना है कि पूरा का पूरा चीज जो सीआईएल के एग्जामिनेशन होगा ना, सीआईएल में आपको दिखेगा, सीआईएल में आपको बेनिफिट मिलेगा। मतलब क्या, इसका मतलब ये हो गया कि आप तो तैयारी करोगे यूपीपीएससी का, और अगर वो जो नोट्स आप रखोगे अच्छे से, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, तो सीआईएल का जितना भी एग्जाम दोगे ना, सब में वो नोट्स आपका काम आएगा, सब में आपके साथ वो रहेगा। इसके अलावा अगर आप सेकंड क्लास का एग्जामिनेशन देने जाओगे ना, सेकंड क्लास का एग्जामिनेशन, तो मैं लिख के देता हूं, उसके अलावा थोड़ा बहुत ही अपडेटेड सर्कुलर पढ़ के जाओगे। अगर कोई नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस होता तो उसको देख के जाओगे। इसके अलावा उससे बाहर टॉपिक नहीं आएगा अप टू सेकंड क्लास तक। हाँ, फर्स्ट क्लास में पढ़ना पड़ेगा, सेकंड क्लास तक इसी मेरे नोट्स के सहारे तुम पास हो सकते हो, अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा प्रिपरेशन डिजाइन को मैंने ऐसे तय कर दिया है। और मैं पहले ही बोला था, मैं प्रॉमिस किया था कि आप लोग आज क्लास लेना है। बारिश का मौसम बहुत ज्यादा था, आपको ही पता है, बिजली कट गई थी, दैट्स वाई मैं क्लास लेने में आज डिले हुआ। वैसे तो क्लास 8 बजे स्टार्ट हो जाती है। तो आज का डिस्कशन का मोटा मोटी 15 मिनट जो था रोज का क्लास का होता है, उसको हम लोग आज इसमें कवर किए। अब हम लोग अपना टॉपिक पे आएंगे और पढ़ाएंगे, ठीक है। अपना पेन पेपर रेडी कर लेकर करके हम लोग देखते हैं क्या होता नहीं होता है। प्ले स्टोर में शो नहीं हो रहा है न्यू ऐप सर गोपाल। प्ले स्टोर में न्यू ऐप सर, कौन सा न्यू ऐप? क्लास के बाद बात करते हैं यार, क्लास के बाद कॉल कर लेना। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सिलेबस को, तुम अगर सिलेबस को अपना ध्यान से देखोगे ना, तो इस सिलेबस में आपका क्या है, देखो मेनली तो आज का क्लास सेशन तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस और इस सब चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए। तो आप अगर सिलेबस का ध्यान से देखो, तो सिलेबस में पहले हम लोग चर्चा करते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। देखो इस सिलेबस तो आपके सामने है। पहला दिया हुआ आपका माइन जियोलॉजी एंड इकोनॉमिक जियोलॉजी दिया हुआ है। तो माइन जियोलॉजी में क्या है, फिजिकल जियोलॉजी है, जिसमें दिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अर्थ इंटीरियर, अर्थक्वेक एंड वोल्केनो वेदरिंग। तो ये पहला टॉपिक है। पहला पार्ट क्या है, मतलब अर्थ जो बना है, अर्थ कैसे बना है, अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, अर्थ अर्थक्वेक मतलब क्या, भूकंप हो गया, वोल्केनो होगा, वेदरिंग। वेदरिंग एंड इरोशन क्या होता है, जैसे आप देखते हो कि मिट्टी का कटाव जो होता है वो भी वेदरिंग का पार्ट है, पहाड़ का कटाव जो होता है वो भी वेदरिंग का पार्ट है। तो वेदरिंग के ऊपर एक थोड़ा सा टॉपिक दिया वो। फिर मिनरलोजी के ऊपर है, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल के बारे में पढ़ना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिनरल्स पढ़ना है, मोर सर्कल के बारे में जानना है। अब इसमें क्या होता है बाबू, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल, जैसे मिनरल का प्रॉपर्टी, अगर कोई मिनरल हो तो उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, तो दो तरह का प्रॉपर्टी होता है, एक फिजिकल होगा, एक केमिकल होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब हार्डनेस कितना है, उसका कलर क्या है, उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा है ना, उसका टेस्ट कैसा है, उसका स्मेल कैसा है, इसको बोलते हैं हम लोग मिनरल का फिजिकल प्रॉपर्टी। और अब केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसा है, उसका रिएक्शन किसके साथ वो कैसा करता है, तो ये सारे चीज हो गए उसका केमिकल प्रॉपर्टी, ये जानना है। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिनरल, इसी का पार्ट आएगा। तो कुछ बेसिक टेस्ट होता है, उस टेस्ट को करने के बाद हम लोग डिफाइन करते हैं कि ये मिनरल, जैसे हार्डनेस टेस्ट एक होता है, तो इस तरह से डिफाइन किया जाता है मिनरल के बारे में। फिर इसके बाद ये मोर स्केल एंड हार्डनेस। तो मोर स्केल क्या है, एक स्केल है जिसमें डिफरेंट टाइप्स का स्केल का पैमाना सेट किया गया, 1 से लेकर 10 तक अलग अलग मिनरल्स को रख के उसके जरिए हम लोग टेस्ट करते हैं कि कौन सा मिनरल का हार्डनेस क्या होता है, वो चेक किया था। तो मोर सर्कल के बारे में थोड़ा सा दिया, उसको हम लोग जानेंगे। मोर सर्कल के बारे में दिया, उसको बारे में जानेंगे। मोर्स नहीं, मोह, MOHS, मोर सर्कल के बारे में दिया, उसको बारे में जानेंगे। नेक्स्ट आपका क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट आपका पेट्रोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें बेसिक ऑफ इग्नियस रॉक, मतलब अग्नि चट्टान, सेडिमेंटरी रॉक, मतलब क्या बोलते हैं सेडिमेंटरी रॉक के बारे में। फिर आपका मेटामॉर्फिक रॉक, रूपांतरित चट्टान जिसको बोलते हैं हम लोग, इन चट्टानों के बारे में जानना है। जियोलॉजी स्ट्रक्चर में डीप राइस, फॉल्ट जॉइंट्स, इसके बारे में जानना है। तो ये सारे टॉपिक्स के बारे में जानना है। इकोनॉमिक जियोलॉजी में आपका जानना है आपका बारे में ओरिजिनल ऑफ कोल, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन कोल्स, ठीक है, कोल डिपोजिशन, इसके बारे में जानना है। तो मोटा मोटे जियोलॉजी वाला पार्ट देखो मैं, तो ये सारे चैप्टर से, ये सारे पार्ट से
अभी बाबू मैं ईमानदारी से एक बात बताता हूँ, मैं सोचा था कि आज शाम में मैं प्रिपेयर करके पढ़ा दूंगा, लेकिन बिजली नहीं होने की वजह से ना प्रिपरेशन वैसा नहीं हो पाया, पर मैं पढ़ाऊंगा आपको। अब ध्यान से देखो कुछ बातें जो आपका इसका पार्ट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आज थोड़ा सा बेसिक चीजें जो पहले हम लोग पढ़ के रखे हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और थोड़ा सा आगे पढ़ाई करेंगे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ओरिजिन ऑफ पॉल के ऊपर, और आपका डीप राइज जो बाकी चीजें उसके ऊपर जानते हैं, उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। बाद बाकी जो चीजें उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और ये चीजें अगर जरूरत पड़ा इससे रिलेटेड क्या बोलता है कुछ, अगर क्या बोलता है कि कुछ हेल्प के लिए, तो बाकी चीजों के लिए भी हम लोग देखेंगे कि उसको और बेहतर तरीके से कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि आज पहला क्लास है। और एक बात साफ साफ मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, डियर स्टूडेंट्स, देयर इज अ वेरी, ईमानदारी से मैं कहना चाहता हूं, देखो ये टॉपिक्स है ना, मेरा पढ़ा हुआ बहुत अच्छा से, मतलब जो नोट्स में पढ़ा है बना हुआ ना बहुत अच्छा है, मतलब लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि अभी 3-4 साल से मैंने इस टॉपिक को रिवाइज ही नहीं किया, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ा, सीआईएल में जरूरत ही नहीं हुआ इसके बारे में। तो आई विल टेक, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए इस टॉपिक को ठीक से करने के लिए। तो इस क्लास में हो सकता है मैं बेहतर तरीके से अच्छा से बाकी चीजें जितना अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, उतना अच्छा से एक्सप्लेन ना कर पाऊं, इट मे बी, लेकिन नेक्स्ट क्लास जब भी मैं रखूंगा इस चीज के ऊपर, तो पूरी तरह से प्रिपरेशन के साथ रखूंगा, ताकि बेस्ट परफॉर्मेंस मैं आप लोग को दे पाऊं और बेस्ट तरीके से समझा पाऊं हर एक चीज के बारे में। फिलहाल मैं कोशिश करता हूं कि इस चीज को समझाया जाए, क्योंकि बेसिक बात यही है कि जो मुझे तैयारी चाहिए थी नहीं हो पाई जितना मुझे करना था। चलो फिर भी मैं बात करता हूं थोड़ा बहुत। देखो, तो सबसे पहले एक चीज देखते हैं, ओरिजिन ऑफ अर्थ, अर्थ का फॉर्मेशन कैसा हुआ इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखो वो चीज है अर्थ होता है, अर्थ। तो हम लोग जानते हैं, शुरू से एक बात हम लोग जानते हैं, हम जो थ्योरी पढ़े, जो मेरा जितना याद है, मैं अपना पुराना पढ़ाई से मैं बता रहा हूं, तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले क्या था, जो सन, अर्थ, चंद्रमा, ठीक है, बृहस्पति, शुक्र बोल के कोई ग्रह था ही नहीं। सबसे पहले क्या था, आकाश जो ना सौरमंडल में ना, सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, एक पूरा का पूरा गैस का एक गोला था। सन क्या था ना, पूरा एक गैस का गोला था। तो उस समय क्या माना जाता है, बोला जाता है इस कंडीशन में क्या होना, इस गोला के पास से, ठीक है, एक निहारिका, इसका नाम क्या है, निहारिका, निहारिका नामक, आज से करोड़ों करोड़ साल पहले क्या माना जाता है, निहारिका नामक एक स्टार ने इसके सामने से स्पीड में पार हुआ, इसके सामने में स्पीड से पार हुआ। तो आप अक्सर देखे होंगे बाबू कि जब ट्रेन या कोई भी चीज आपके सामने से स्पीड में पार होता है, तो कुछ बॉडी का हिस्सा उसकी ओर खिंचाता है। तो जब ये स्पीड में पार हुआ ना, तो इसका कुछ पार्ट, ठीक है ना, चूंकि ये गैस था ना, तो गैस का कुछ पार्ट ने से टूट कर क्या हो गया, इससे अलग हो गया, कुछ पार्ट इसको टूट के अलग हो गया, जो इसके स्पीड के कारण क्या हुआ, टूट के इसके आसपास एरिया में बिखर गया। तो अब जैसे मान लो ये वाला मेरा सन था, और इसका जो पार्ट जो टूट के अलग हुआ, तो हम क्या देखेंगे कि जो सन है ना, इसका गोला गैस का ऐसा रह गया, और इससे जो पार्ट टूट के अलग हुआ ना, तो ये जो पार्ट था इस तरह करके हवा में ही इस तरह बिखर गया, इस तरह हवा में टूट के बिखर गया। अब ये जो पार्ट अलग हुआ, यही आपस में समट समट के छोटा छोटा ग्रह के रूप में बदल गया, छोटा छोटा प्लैनेट्स के रूप में आपस में बदल गए, इस तरह से छोटा छोटा प्लैनेट्स के रूप में बदल गया, ठीक है, छोटा छोटा प्लैनेट्स के रूप में बदल, ये जो देखते हो। और जो बड़ा वाला पार्ट पहले से था वही मेरा कहलाया सन। तो इस तरह से ये जो थ्योरी है निहारिका का थ्योरी, एक्चुअली उस समय तो कोई था नहीं, कोई देखा नहीं, पर एक थ्योरी है जनरली कि ऐसा अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। क्योंकि जब आप जियोलॉजी पढ़ोगे तो बिना अर्थ का फॉर्मेशन जाना कुछ नहीं जान पाओगे कि हो क्या रहा है ना। तो पहले अर्थ का फॉर्मेशन जानो, तो इस तरह अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, तो इस तरह से अर्थ बना मेरा। तो जो अर्थ था ना, स्टार्टिंग में क्या था ना, अर्थ जैसे मान लो थर्ड ग्रह मेरा क्या अर्थ है, तो जो अर्थ मेरा है ना, स्टार्टिंग में क्या था, अर्थ गैस का ही मिश्रण था, गैस, जो मेरा सन का गैस था ना, यही गैस का मिश्रण से अर्थ का भी फॉर्मेशन हुआ। अर्थ भी इन्हीं गैसों से मिलकर बना है, दैट इज द हीलियम एंड हाइड्रोजन। वो आपस में रिएक्शन करते 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 डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स, डिफरेंट टाइप्स का रॉक्स, डिफरेंट टाइप्स का अदर चीजों को बनाए। अब इसको बनने में ना करोड़ों करोड़ों साल लगा, करोड़ों करोड़ साल। अब ये जो अर्थ मेरा बना, यहां पे हम लोग देखे क्या, सन से टूटकर अर्थ का और अलग अलग प्लैनेट्स का निर्माण हुआ, फिर अर्थ से टूट के एक पार्ट छोटा से निकल गया, तो बन गया चंद्रमा। तो ऐसा थ्योरी है, ऐसा थ्योरी में बताया गया है। तो ये जो चंद्रमा और अर्थ बना, अब लोग अर्थ के बारे में जानते हैं। तो जो अर्थ था, अर्थ क्या था, स्टार्टिंग में कैसा था, गैस का गोला था। अब जब गैस का गोला था ना, धीरे धीरे ठंडा होता गया और कंडेंस आपस में जमा होते गया, सिकुड़ता गया, सिकुड़ते गया, सिकुड़ते गया, अर्थ क्या आपस में जमा हो गया। ये क्या 3D फिगर है ना, 3D फिगर में इसको समझने का प्रयास करना। ये आपस में क्या होगा, सिकुड़ते गया। तो जो सबसे, अब देखो जब हम लोग जमा करते हैं कोई चीज को, जब हम लोग घुमाते हैं, तुम एक गिलास में तुम पानी लो, ठीक है ना बाबू, पानी लो, पानी में क्या करो, थोड़ा सा तुम चीनी वगैरह कोई चीज डाल दो, ठीक है। अब उसको तुम घुमाओ, कंटिन्यू घुमाओ, तो तुम क्या देखोगे, बीच में जो भारी कण है ना, बीच में रहता है। बीच में क्या था, भारी कण रहता। तो ये भी क्या, गैस का गोला घूम रहा था, तो बीच में इसका सबसे भारी कण, भारी भाग, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कोर, दैट इज द कोर। तो सबसे भारी भाग जो था वो क्या कहला है, कोर। इसके ऊपर थोड़ा सा इससे हल्का वाला पार्ट, मतलब सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला मैटर था वो सबसे नीचे चला गया, और जो सबसे हल्का वाला का पार्ट था वो धीरे धीरे ऊपर आता गया। कैसा आता गया, पार्ट करके हम लोग जानते हैं,
देखते हैं तो बाकी चीज आपको समझ में आ जाएगा, आपको एटमॉस्फेयर तक समझ में आ जाएगा। तो देखो सबसे नीचे क्या चला गया, सबसे भारी वाला, इसी को हम लोग बोलेंगे कोर ऑफ द अर्थ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर इससे थोड़ा सा हल्का, इसको बोलते हैं मेंटल, इसको क्या बोलते हैं, अर्थ का मेंटल, मेंटल ऑफ द अर्थ, तो मेंटल इसको बोलेंगे। और थर्ड पार्ट इससे भी हल्का, जो इससे भी हल्का था ना, दैट इज द, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये तो आपका हो गया कोर हो गया, ये आपका मेंटल हो गया, ठीक है। और सबसे ऊपर में जो बना इसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट ऑफ द अर्थ, क्या बोलते हैं हमने इसको, सबसे ऊपर वाला पार्ट को क्रस्ट ऑफ द अर्थ, इसे बोलते हैं क्रस्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है, क्रस्ट ऑफ द अर्थ। तो ये 3 लेयर से मेनली अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है। सबसे बाहरी भाग को बोलते हैं क्रस्ट, उसके अंदर वाला भाग को बोलते हैं मेंटल, और सबसे अंदर वाला भाग को बोलते हैं कोर। तो 3 लेयर से बन के बना है। अब इसके अलावा क्या, इसके बाहर कुछ नहीं, बिल्कुल है, इसके बाहर भी एटमॉस्फेयर है, इसके बाहर तो जो सबसे हल्का था वो तो गैस है, उसका हल्का और गैस होगा तो वो सबसे बाहर मिलेगा, उससे भी हल्का कोई गैस होगा वो सबसे बाहर मिलेगा। तो इस तरह से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। और ये पूरा का पूरा सब चीज क्या 3D में है ना बाबू, 3D में, इसको 2D समझने का भूल मत करने, पूरा का पूरा क्या 3D में, मतलब एक बोल है, एक बोल की तरह हम लोग इसको देखने का प्रयास करेंगे, एक बोल की तरह समझने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह हम लोग देखें अर्थ का जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है वो ये बना, और ऐसा करके पार्ट का निर्माण हुआ। इस तरह हम लोग देखें, इस चीज को हम लोग समझे। अब इसके बाद देखते हैं, अब जानते हैं थोड़ा सा कुछ और बेसिक पार्ट को हम लोग समझने और जानने का प्रयास करते हैं। तो अब अर्थ के बारे में अगर हमको अध्ययन करना, जानना है, तो क्या क्या चीज हेल्पफुल होता है। तो सबसे पहले हेल्पफुल होता है कि जैसे मान लो कि जो ज्वालामुखी होता है, जो अर्थ का घटना है, तो अर्थ में 2 तरह का घटना घटता है, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। अर्थ में जो चेंजेस होती है ना, घटना घटती है ना, 2 तरह का होता है, एक होता है एक्सटर्नल घटना है और एक होता है इंटरनल घटना। इंटरनल मतलब जो अर्थ के कोर और इंटरनल पार्ट से होता है, जैसे ज्वालामुखी हो गया, जैसे वोल्केनो इरप्शन हो गया, जैसे भूकंप आ गया, इन सारे घटनाओं को इंटरनल एजेंट बोलते हैं हम लोग। और एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है, जो बाहरी घटना है, जैसे जैसे मान लो मैं जानना चाह रहा हूं कि मेरा टॉपिक क्या है, मैं पहले टॉपिक को समझाता हूं, मैं टॉपिक क्या है, मुझे जानना है कि अर्थ के बारे में जानना है, अर्थ में किस किस तरह से क्या चीज हुआ, बदलाव कैसे हुआ, इसको जानना है। तो जानना पड़ेगा अर्थ में किस किस तरह घटना घटता है। तो अर्थ में 2 तरह घटना घटता है, एक होता है जिसके पीछे एक्सटर्नल एजेंट रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा क्या है, इंटरनल एजेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो एक्सटर्नल एजेंट में क्या क्या है, एक्सटर्नल एजेंट में जो बाहरी शक्तियां हैं, बाहरी शक्ति मतलब हो गया बाबू जो बाहर की शक्ति हो गई, जैसे वेदर हो गया, जैसे सन का रोशनी हो गया, जैसे धूप हो गया, सन का रोशनी मतलब जैसे टेम्परेचर हो गया, ठीक है, मौसमी जो मार हो गई वो सारी हो गई, नदी हो गया, हवा हो गया, ये सब क्या एक्सटर्नल एजेंट है। और इंटरनल एजेंट मतलब जिसका संबंध अर्थ के अंदर से है, जब वोल्केनो निकल गया मान लो, है कि नहीं, तो वो एक रीजन हो सकता है। और क्या हो सकता है ये, तो अब वो हो सकता है फिर भूकंप आ गए कहीं पे, है ना, तो भूकंप आने के कारण क्या हो, कुछ चट्टान ऊपर चला गया, कुछ चट्टान नीचे आ गया, चट्टान टूट के फूट गया, फोल्ड का निर्माण हो गया, फॉल्ट बन गया। तो ये सारी जो चीजें बनती है ना, तो इसके बारे में हम लोग, तो उससे तो अभी क्या है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, अर्थ का इंटरनल पार्ट को अगर जानना है, अगर मान लो तो तुम बोलोगे सर तो कैसे समझ में आएगा अर्थ का इंटरनल में क्या है, कैसे पता चलेगा। अब देखो मान लो यहां से ज्वालामुखी निकला, एक उदाहरण देता, मान लो यहां से ज्वालामुखी फूट के निकला। अब ज्वालामुखी जब फूट के यहां से निकला है तो इसमें से लावा निकलेगा, लावा जाएगा, अब लावा चारों तरफ फैलेगा। अगर हम लावा का स्टडी करेंगे तो नहीं पता चलेगा कि नीचे में क्या है। तुम सोच के देखो, अगर मान लो वो यहां से ज्वालामुखी फूट के निकला, ये मेरा अर्थ है, देखो मैं समझाता हूँ, ये मेरा अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ में क्या है ना, यहाँ पे क्या है कि अर्थ में ये यहां से लावा निकला, ठीक है ना, यहाँ से लावा निकला, लावा निकल के चारों तरफ अर्थ में फैल गया। अब इसको हम स्टडी करेंगे, इस लावा को लेकर रिसर्च करेंगे उसमें क्या है नहीं, तो क्या नहीं पता चलेगा इसमें अंदर अर्थ के अंदर क्या क्या था। दूसरा चीज, पहला ये, अब मान लो कहीं पर क्या था, कोई फोल्ड बना, जैसे अभी देखो हिमालय पर्वत पता है क्या, एक तरह का फोल्डन माउंटेन है ना, फोल्डन माउंटेन बोलते हैं। अब हिमालय पर्वत में तुम जाकर क्या किया, उसमें तुम रिसर्च किया, उसके अंदर किस किस तरह का मेटल है, मिनरल, उसको तुम रिसर्च करके देखा, तो उससे भी तो पता चला कि अर्थ के नीचे क्या क्या मिनरल है, क्या क्या हो सकता है। कहीं पर क्या हुआ, कहीं पर मिट्टी धंस के नीचे चला गया, फॉल्ट का निर्माण हो गया, चट्टान टूटी नहीं, अचानक फॉल्ट का निर्माण हो गया। फॉल्ट में क्या होता है, जैसे एक चट्टान है ना, लेयर अलग अलग, ये क्या होता है, एक लेयर ऊपर एक लेयर नीचे चला गया खिसक के, तो तुम क्या नोटिस करोगे, यहाँ पे स्टडी करो तो तुमको पता चले कि इसमें कौन सा मिनरल है नहीं। तो इस सब चीजों से हम लोग क्या करते हैं, एग्जैक्टली हमको पता चलता है कि अर्थ के नीचे का स्ट्रक्चर क्या है, और जान पाते इस बात को हम लोग कि अर्थ के नीचे किस किस तरह का मिनरल है, किस किस तरह का फॉर्मेशन हुआ है। बहुत बच्चा का सर मैसेज आ रहा है आज के रेडियो में, सर बारिश हुआ है बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा इश्यू हो रहा है नेटवर्क को लेके, तो क्लासेस को थोड़ा सा सर ये करिएगा, ठीक है। तो ये हो गया मोटा मोटी बात। अब हम लोग क्या करते हैं, ये मोटा मोटी बात हमको समझ में आ गया और इतना सारी बातों को हम लोग जान गए और समझ गए कि क्या होता है अर्थ के बारे में,
किस किस तरह से होता है अर्थ का फॉर्मेशन के ऊपर। अब इस टॉपिक को ना हम लोग नेक्स्ट क्लास में हो सकता है या आगे क्लास में, जैसे कि क्या है ना, मेरे पास जो मैं नोट्स बना पाया तो ज्यादा नहीं बना पाया, केवल क्रस्ट के ऊपर थोड़ा सा हुआ और मेंटल का थोड़ा सा पार्ट को मैं कर पाया। एग्जैक्टली बात यही है, जो मुझे टाइम मिला जितना मैं कर पाया इसमें क्रस्ट के ऊपर हो पाया, और बाकी चीजों के लिए समय तो नहीं मिल पाया वैसा कि मैं कर पाता। तो अभी एक काम करते हैं हम कि थोड़ा मिला जुला के जो टॉपिक है ना पहले से पढ़ा हुआ, उन सारे टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं और जानते हैं, ठीक है। जैसे एक आपका है बेसिक इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। अब ये तीनों चट्टाने क्या होती है पहले इसको हम लोग ले लेते हैं, और अर्थ वाला जो पार्ट है ना पेट्रोलॉजी का बेसिक चीज को हम लोग बाद में लेते हैं, बाद में चर्चा करते हैं। ध्यान से सुन लो मैं क्या बोला। मैं बोला कि जैसे माइन जियोलॉजी और इकोनॉमिक जियोलॉजी का दो पार्ट है आपका, माइन जियोलॉजी इकोनॉमिक जियोलॉजी, साथ में पेट्रोलॉजी है। तो हम लोग पेट्रोलॉजी का पहला टॉपिक उठाते हैं, इसको हम लोग करते हैं टाइप्स ऑफ रॉक। तो हम लोग टाइप्स ऑफ रॉक के बारे में जानते हैं, इसका बेसिक डेटा है बाद में देखेंगे हम लोग। देखो तो रॉक का कितना तरह का होता है, तो रॉक तीन तरह का होता है। एक होता है इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। अब तीनों रॉक क्या होते हैं इसको समझते हैं। देखो सबसे पहले इग्नियस रॉक, तो हम लोग क्या देखे, जैसे सपोज मान लो मेरा अर्थ है, तो अर्थ मेरा हो गया, इसको कोर बोल रहे हैं, इसको मेंटल बोल रहे हैं। तो क्या होता है ना, मेंटल का कुछ पार्ट क्या है ना लिक्विड होता है, ठीक है, लिक्विड होता है। और इसका ऊपर वाला सरफेस क्या है जिसको हम लोग क्रस्ट बोल रहे, क्या है, हार्ड सॉलिड है ना, सॉलिड है। और इसके नीचे क्या है मेरा लिक्विड पार्ट है, कुछ लिक्विड पार्ट होता है। मेंटल का कुछ पार्ट क्या होता है, लिक्विड होता है। तो लिक्विड है और उसके ऊपर में क्या है, सॉलिड है। तो सॉलिड वाला किसके बीच कर रहा है, ये लिक्विड के ऊपर। और जो कोर होता है ना, कोर भी क्या होता है, सॉलिड होता है ना, सॉलिड होता है। ध्यान सुनो, ये सॉलिड होता है। अब सॉलिड बीच में सॉलिड, सॉरी माफ करना, बाहर सॉलिड अंदर सॉलिड और बीच में लिक्विड। ध्यान से ऐसा सोचो, बाहर सॉलिड है और अंदर सॉलिड है, लेकिन बीच में क्या लिक्विड है। तो क्या होगा अगर, और ये भी क्या कर रहा है, घूम रहा है ना, क्या कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है, ये घूम रहा है। तो यहां पे क्या होते हैं ना, तो इसके कारण क्या होता है ना, और सबसे बड़ा बात, जैसे आप जानते हो कि अर्थ का टोटल समुद्री भाग जो है आपका, समुद्री भाग लगभग 70% पानी है और 30% लगभग वाटर है ना। 70% पानी है, दैट इज द वाटर है, और 30% भाग क्या, लैंड, जमीन है ना। जमीन मेरा कितना, 30%। अब क्या होता है, जब ये मूवमेंट होता है ना, दैट इज कॉल्ड प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट। तो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण क्या होता है ना, चट्टाने मूवमेंट की वजह से ना क्या होता है, क्रैक डेवलप हो जाता है। क्योंकि देखो मैं बार बार बता रहा हूं, अंदर में क्या है, अंदर में क्या, ये वाला पार्ट क्या मेरा सॉलिड है, दिस इज माय सॉलिड, सॉलिड। और ये वाला क्या है, ये भी मेरा सॉलिड है। और बीच वाला क्या पार्ट है, बीच वाला मेरा पार्ट क्या होगा, यहाँ पे क्या, लिक्विड। अब ये लिक्विड वाला पार्ट में, इसको हम लोग देखेंगे प्रीवियस नेक्स्ट क्लास में कि कैसे कैसे क्या है नहीं है, फिलहाल हम लोग समझ लेते हैं। तो जो सॉलिड के पास लिक्विड वाला, और इसमें भी क्या बहुत जगह समुद्र है, बहुत जगह समुद्र है, महासागर वगैरह है। तो इसमें भी क्या होगा ना, जो मूवमेंट होगा ना, तो कभी कभी चट्टाने क्या होते हैं, क्रैक की वजह से टूट जाता है। तो अगर टूट गया तो यहाँ पे क्या निकलेगा, लावा निकलेगा, है ना। यहाँ से क्या निकलेगा, भूकंप, वोल्केनो निकलेगा, वोल्केनो इरप्शन होगा, लावा निकलने लगेगा। तो इस लावा के ठंडा होने से जो चट्टान बनता है, जो लावा बना है, इस लावा के ठंडा होने से जो चट्टान बनता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं इग्नियस रॉक। यानी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी का नाम क्या है, उसी का नाम हम लोग बोलते हैं अग्नेय चट्टान। अग्नेय चट्टान किसको बोलेंगे, जो लावा के ठंडा होने से जो बना है, उसका नाम क्या, अग्नेय चट्टान। उसी को हम लोग अग्नेय चट्टान बोलते हैं। क्लियर समझ में कि नहीं आया। तो इस तरह से अग्नेय चट्टान, तो शुरुआत में जो पृथ्वी में जो जितने सारी चट्टाने सब बनी थी ना, वो अग्नेय चट्टान ही था। अब पृथ्वी का कहानी में ना एक छोटा सा पार्ट जैसे मेरे से मिसिंग हुआ, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं अच्छे से। जैसे पृथ्वी जब बन रहा था ना, तो एटमोस्फेयर कैसे बना। तो स्टार्टिंग में ना जब पृथ्वी बना ना, जब सोलिडिफिकेशन हो रहा था ना, तो बहुत ज्यादा मात्रा में गैस, डिफरेंट टाइप्स का गैस का इरोशन हुआ, ठीक है। और वो गैस जाके जब एटमोस्फेयर में गया ना, तो आपस में रिएक्शन करके ना ह्यूज वर्षा करवाया। कम से कम 450 साल तक बारिश हुआ, ऐसा माना था। 400 450 तक मूसलाधार बारिश हुआ। वैसा बारिश जिससे एक बार बारिश होने से पूरा बिहार में बाढ़ आ जाता है, वैसा बारिश 400 साल तक हुआ। थोड़ा सा मैं बैक में जाकर बताना पड़ रहा है क्योंकि ये टॉपिक इससे रिलेटेड है, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। तो 450 साल तक बाबू जब बारिश हुआ ना, तो बारिश का पानी से क्या, जहां पर गड्ढा था, वहां पर क्या बन गया, आपका महासागर का रूप ले लिया। और जो वाला पार्ट ऊपर उठा हुआ था, वो क्या हुआ, वो सीधा जमीन, लैंड का पार्ट में कन्वर्ट हो गया। तो अभी हम लोग क्या देखें, अभी हम लोग ये बात को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इस तरह से क्या हुआ, मेरा इस तरह से मेरा अर्थ का निर्माण हुआ था। इसमें मेरा जमीन और किसका, महासागर का निर्माण हुआ। और जो बाकी का एटमॉस्फेयर पार्ट था, वो तो हवा के रूप में ले लिया, उसको ऑक्सीजन और बाकी चीजें। अब ये जो पार्ट था ना, धीरे धीरे पानी में सबसे पहला जो जीवन का निर्माण हुआ, सबसे पहले पानी में, है ना। एक कोशिकीय जीव का निर्माण हुआ, फिर बहुकोशिकीय जीव का निर्माण हुआ, फिर रेप्टाइल्स, फिर धीरे धीरे करके ह्यूमन बींग्स तक हम लोग पहुंचे। और आज हम लोग यहाँ पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट का थ्योरी है ना, पूरा का पूरा कभी किसी और क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो और डिटेल्स में समझ में आएगा। अभी मुझे सिर्फ बेसिक आइडिया को एक जस्ट
टच करवा देना आपका ब्रेन में, ताकि कभी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। एक छोटा सा मैं टच दे देता हूं यहां से, तो ये टच यहां समझ में आया। तो अब हम लोग जानते हैं कि इनिशियली जैसे ये मान लो कि लावा निकला, तो जो लावा निकला शुरुआत में जब पृथ्वी से लावा ही निकल रहा था, लावा से पूरा सॉलिड रूप में ले रहा था वो। फिर धीरे धीरे जब उसमें बारिश हुआ ना, तो बारिश की वजह से ना, बारिश के कारण, हवा के कारण जो रिएक्शन हुआ, जो पेड़ पौधा जन्म लिए, पेड़ पौधा जन्म लिया, फिर मरा, उसका जो जो प्लांट्स डीके हुआ, जिससे जिससे उर्वरा शक्ति जो है मिट्टी का डेवलप हुआ, तो उसके बाद अलग अलग तरह का मतलब क्या बोलता है, मिट्टी में उपजाऊपन आया। ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले जो रॉक थी ना, कौन सा रॉक था? इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो इग्नियस रॉक है, जो ये है, जिसको प्राइमरी रॉक भी बोला जाता है। प्राइमरी क्यों? क्योंकि इसी से स्टार्ट हुआ सारा कुछ। अब जो इग्नियस रॉक है ना, इस इग्नियस रॉक में क्या होता है ना, इस इग्नियस रॉक में हम लोग देखते हैं क्या, टाइम के अंतराल पे मान लो इग्नियस रॉक पृथ्वी पर बना हुआ है। अब इस पर क्या होता है ना, क्रिया होती है। किसके क्रिया होती है? तो तुमको पता है कि सब हम लोग का जमीन पर ना रिवर बहुत सारा है, रिवर है और एयर, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं ना, कंटिन्यूस घिसने का काम करता है। जब नदी अग्नि चट्टान से बहता है, तुम देखे होगे पत्थर के ऊपर से जब नदी बह रहा है, तो नदी क्या करती है, रिवर को काटने छाटने काम करती है। उसको काट के मलबा को तोड़ के क्या करती है, अपने तलहटी में जमा करती है। तो जब इस तरह से नदी इसको मान लो अग्नि चट्टान को जब काटेगा, जैसे मान लो ये मेरा चट्टान का एक लेयर था, ठीक है ना, अग्नि चट्टान था, इसको नदी इस पर बहते बहते गया, इसको काट के ले जा रहा, काट के ले कहां डिपोजिट करेगा? ये नदी इसको ले जाकर डिपोजिट करेगा कहां पर? या तो समुद्र में डिपोजिट करेगा, जैसे मान लो समुद्र है मेरा, तो समुद्र में ले जाकर डिपोजिट करेगा। तो 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल 20 साल तक मान लो डिपोजिट किया जा रहा है, ठीक है, डिपोजिट किया जा रहा है। तो एक तरह का सेडिमेंट, मतलब 100 साल 200 साल 400 साल, जितना दिन तक नदी बह रहा है उतना दिन तक डिपोजिट किया जा रहा है। तो ये जो इस तरह से, तो एक बार लाया था एक अलग तरह का चट्टान, फिर नेक्स्ट बार लाया था अलग तरह का, तो ये जो डिपोजिशन हुआ ना, इसकी वजह से जो रॉक का निर्माण होता है ना, उसी को हम लोग सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। क्योंकि सेडिमेंट करने के कारण हुआ, जमाव की वजह से जिस रॉक का निर्माण होता है, उसी को हम लोग सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। तो अग्नि चट्टान क्या हुआ? अग्नि चट्टान मतलब दैट इज अ प्राइमरी रॉक, जो लावा निकलने के, लावा के ठंडे होने के कारण बना, उसको अग्नि चट्टान बोलेंगे। और सेडिमेंट्री रॉक किसको बोलेंगे? जब अग्नि चट्टान को या पृथ्वी के कुछ भाग को क्या करते हैं, नदी या समुद्र, नदी द्वारा मेनली होता है, नदी क्या करती है, अब काट कर समुद्र के तलहटी में जमा करती है ना, तो तलहटी में जमा करने के कारण जिस रॉक का निर्माण होता है, जिस चट्टान का निर्माण होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। अब तीसरा क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है? रूपांतरित चट्टान। अब देखो ये जो रॉक आप देख रहे हो, इस पे बहुत सारा अगर मान लो प्रेशर और टेम्परेचर मिलता है ना, तो रॉक क्या होता है, किसी रूप में कन्वर्ट हो जाता है ना। रॉक क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है। रॉक क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है। जैसे स्लेट, सेल से बनता है स्लेट। जो शेल चट्टान होते हैं ना, शेल होता है जो कीचड़ होता है, सेल को अगर बहुत दिन तक हम लोग दबा के रखेंगे, बहुत प्रेशर में और टेम्परेचर पे रखते हैं, तो दैट विल कन्वर्ट इनटू, क्या लिखा है यार वो, ठीक है ना, वो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें? स्लेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो चट्टान जो बदल गई, कौन सा किसमें बदल गया? तो शेल जो चट्टान था किसमें बदल गया? शेल चट्टान बदल गया किसमें? स्लेट में, ठीक है। चूना पत्थर बदल जाता है संगमरमर में। तो ये जो बदलता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं रूपांतरित चट्टान, दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये 3 तरह के बेसिकली रॉक होते हैं। एक हो गया इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। तीनों में बेसिक डिफरेंस समझ में आया? बेसिक चीजें क्या होती है? पहला रॉक किसको बोलते हैं? पहला रॉक मेरा क्या होता है? फर्स्ट रॉक इग्नियस रॉक क्या होता है? जो लावा के ठंडा होने के कारण बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग इग्नियस रॉक। सेकंड रॉक क्या होता है? जो नदी क्या करती है, उस रॉक को काट के अपना तलहटी में जब जमा करती है, तो जमा करने के दौरान कई सालों तक, कई हजारों साल तक जमा करती है, तो इसकी वजह से जो चट्टान का निर्माण होता है ना, जो रॉक बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग सेडिमेंटरी रॉक। और तीसरा नंबर हम लोग जाने, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। जब चट्टान का बहुत ज्यादा प्रेशर के कारण, टेम्परेचर के कारण, दबाव में जब एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाती है, कुछ और स्ट्रक्चर बना लेती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। ये बेसिकली 3 तरह का चट्टान होता है, जिसके बारे में हम लोग को जानना था। और ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, आप सबको पता है बाबू। जो क्लास का पहला क्लास हम लोग जब भी लेते हैं, दैट इज टोटली ऑन बेसिक इंफॉर्मेशन। हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, बेसिक चीजों पर चर्चा करते हैं। तो आज क्लास का पहला क्लास था, तो हम लोग बेसिक चीजों पर चर्चा किया, बेसिक चीज को जाने। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पहले एक बार कमेंट करके पूछ लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो सेडिमेंट, एक सवाल पूछा सर, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक में डिफरेंस क्या? देखो प्राइमरी हो गया, अब जैसे सबसे पहला मेरा अग्निय चट्टान बना, तो अग्निय चट्टान को जब नदी में जमा किए ना, तो जो बना, जो जमा करने के कारण जो चट्टान बना ना, उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री। और कोल हो गया है ना, सेडिमेंट्री रॉक है।
जो जमाव से बना। अब कोल को मान लो तुम दबाव दिए, बहुत ज्यादा प्रेशर दिए, तो आज से 1 लाख साल बाद कोल कुछ और चीज में कन्वर्ट हो गया, जो कोल जैसा है ही नहीं। जैसे सेल, सेल तो दिखता है ना पूरा, कैसा सेल दिखता है? आप सेल देखे हो कि नहीं? सेल में क्या दिखता है? सेल में आपको दिखता है कैसा, कि सेल क्या होता है, कीचड़ जैसा होता है, टूट जाता है आसानी से। लेकिन स्लेट नहीं टूटता है, मजबूत होता है। तो सेल से जो स्लेट बना, चूना पत्थर संगमरमर में कन्वर्ट हुआ। तो ये जो चीजें है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं क्या, ये रूपांतरित चट्टान है। ठीक है, ये होता है डिफरेंस बिटवीन, ये तो हो गया बाय डिपॉजिट। कोल मेटामॉर्फिक रॉक नहीं, कोल मेटामॉर्फिक थोड़ी ना होगा यार, कोल सेडिमेंटरी रॉक है ना। तो मोटा मोटी ये चीज समझ में आप लोगों को यहाँ पे, ये कहां चला गया, बेसिक आइडिया सब समझ में आया इसके बारे में, क्या था इसके बारे में ऊपर, ये मोटा मोटी हो गया। अच्छा, और कुछ चीजों पे चर्चा करते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या स्ट्रक्चर, पहले बेसिक चीज को समझ लेते हैं। पेट्रोलॉजी पार्ट को हम लोग आज कवर कर रहे हैं। तो बेसिक ऑफ इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में हम लोग जाने। अब स्ट्रक्चरल जूलॉजी में है डीप स्ट्राइक फॉल्ट, फॉल्ट जॉइंट्स, ठीक है, इसके बारे में जाने। इसके बारे में करके हम लोग देख लेते हैं क्या होता है नहीं होता है, ये हम लोग देखते हैं। दूसरा टॉपिक को देखते हैं। देखो अभी बेसिक में जा रहा हूं, ठीक है ना, बेसिक चीजों को समझा रहा हूं, ध्यान से इसको सिर्फ थोड़ा देख लो, फिर क्लास में हम लोग एक बार और इसको करेंगे। सिलेबस आपका ज्यादा नहीं, विश्वास करोगे, आई विल इट विल, मुझे इसको पूरा पढ़ाने में ना 3 क्लास लगेगा, 3 क्लास में पूरा खत्म हो जाएगा। तो अभी बेसिक देख लेते हैं, फिर से एक बार इसको डिटेल्स में ना, फिर से एक बार बेसिक देखेंगे। बेसिक और डिटेल्स और एमसीक्यू दोनों चीज को नोट करेंगे, ठीक है। तो उस क्लास में एक बार और करेंगे, पर फिलहाल आज क्लास रख दिया हूं। तो एक बात था कि प्रॉमिस था कि कल का ही बोला हुआ था, तो इसलिए आज उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखो, तो पहला क्या है आपका, डीप एंड स्ट्राइक है। तो देखो, जो मेरा जैसे कोल होता है ना, कोल या कोई भी रॉक होता है, तो उसका डीप और स्ट्राइक किसको बोलते हैं? मान लो ये कोल सीम है ना, ये कोल सीम है, ठीक है। इसको मैं पढ़ाया हूं, पहले भी क्लास में बताया हूं, क्योंकि आज पहला यूपीएससी का बैच का क्लास है, तो इसमें भी बताना पड़ेगा। तो डीप क्या होता है, स्ट्राइक क्या होता है, समझाता है। देखो, अर्थ के सरफेस, जैसे मान लो मेरा क्या है, ये मेरा, जैसे मान लो मेरा अर्थ है, ठीक है। तो इस अर्थ के सरफेस पे कोई कोयला सीम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना, कोई कोयला सीम हो सकता है। अर्थ मान लो ये मेरा अर्थ का एक लेयर को मैं काट के लाया, अब कोई कोयला सीम होगा, उसका भी एक लेयर ऐसे करके होगा, इसका पैरेलल होगा, हो कि नहीं होगा? ये अर्थ है, इसका पैरेलल नेक है। तो जो अर्थ के सरफेस का पार्ट, ठीक है, कोल सीम के साथ पैरेलल होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्राइक लाइन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? स्ट्राइक लाइन। और इसके साथ 90 डिग्री एंगल बना के जो लाइन होता है ना, 90 डिग्री एंगल बना के एग्जैक्टली, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रू डीप। तो ध्यान देखो, स्ट्राइक लाइन और ट्रू डीप में क्या अंतर है? स्ट्राइक लाइन मतलब जो पैरेलल लाइन होता है ना, जो अर्थ के सरफेस का पैरेलल होगा, उसको बोलते हैं स्ट्राइक लाइन। और उसके साथ 90 डिग्री एंगल बना के जो लाइन बनेगा, उसे बोले ट्रू डीप। तो ये वाला मेरा क्या होगा? ये वाला मेरा होगा स्ट्राइक लाइन, है ना, इसको बोले स्ट्राइक लाइन, ठीक है। और ये वाला मेरा क्या हो गया? इसके साथ 90 डिग्री बना के हो गया मेरा ट्रू डीप। अब इसके अलावा जो लाइन हो गया यहाँ पे, इसको बोलते हैं एपरेंट डीप, इसको एपरेंट डीप बोलते हैं। तो ट्रू डीप, एपरेंट डीप और स्ट्राइक लाइन, ये 3 चीज आपको समझ में आना चाहिए पहले, कि ट्रू डीप क्या होता है, एपरेंट डीप क्या होता है। देखो, ये अर्थ है मेरा, तो अर्थ के साथ कोई सीम पैरेलल है, तो पैरेलल वाला पार्ट, जो सीधा वाला पार्ट आएगा ना, उसको बोलेंगे स्ट्राइक लाइन, ठीक है। और उसके साथ 90 डिग्री जो बना के चलेगा, उसको बोलेंगे ट्रू डीप। इसको मैंने पढ़ाया प्रीवियस क्लास में भी, इसमें बहुत सारा सवाल भी था। जैसे स्ट्राइक लाइन के पैरेलल जो गैलरी चला, उसको हम लोग लेवल गैलरी बोलते हैं। डीप के पैरेलल जो चला, उसको डीप और राइज गैलरी बोलते हैं, कि नहीं, क्रॉस, ठीक है। तो एपरेंट डीप या फिर डीप के पैरेलल में जो चलाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डीप और राइज गैलरी। तो बेसिक चीजें यही है, इसमें ज्यादा कुछ तो आता नहीं है। फिर क्या, फोल्ड है, फॉल्ट है, जॉइंट्स है, ठीक है, जॉइंट है, फोल्ड है, फॉल्ट है, जॉइंट है। देखो, तो फोल्ड क्या होता है, फॉल्ट क्या होता है, दोनों पे चर्चा करते हैं। जॉइंट को फिलहाल मेरा दिमाग में नहीं, इसको मैं बाद में चर्चा करूंगा। देखो, जैसे बाबू अभी हम लोग जाने क्या, जैसे हम लोग देखे कि अर्थ है, ठीक है ना, तो अर्थ है, तो अर्थ में हम लोग क्या देखेंगे, अर्थ, अर्थ में देखेंगे समुद्र, अर्थ में हम लोग देखेंगे, मान लो मेरा अर्थ है, ठीक है ना, तो एक लेयर बनाता हूं मैं अर्थ का, अर्थ में लेयर बना, ठीक है। तो अर्थ में बहुत बार क्या होता है ना, ऐसा भूकंप हो सकता है, ज्वालामुखी निकल सकता है, कुछ भी हो सकता है, घटना घट सकता है, कोई भी अप्रिय घटना घट सकता है। तो मान लो ज्वालामुखी यहां से निकलना चाह रहा था, ठीक है, ज्वालामुखी कोई भी घटना घटा, तो जिसके कारण क्या हुआ ना, हम लोग क्या देखे, पृथ्वी डिसबैलेंस होने के, डिसबैलेंस जो हो रहा था, इसके बारे में क्या हुआ ना, चट्टान जो थे यहाँ पे ना, ये जैसे मान लो बहुत सारा चट्टान का लेयर था, ये क्या हुआ, ये टूटा नहीं, ये इसमें ना मोड़, एक तरह का मोड़ बन गया। चट्टान इतना लचीला था ना, कैसे मोड़ बन गया चट्टान में, जो चट्टान है ना, इसमें क्या हुआ, मोड़ बन गया, एक तरह से मोड़ गया चट्टान आपस में। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोल्ड बोलते हैं। फोल्ड मतलब क्या होता है, ये चट्टान है ना, आपस में क्या होता है, मुड़ जाता है इस तरह से, है ना, मुड़ जाता है इस तरह, मुड़ गया।
चट्टान को क्या चाहिए था? चट्टान को चाहिए था टूटना, लेकिन टूटा नहीं। ऐसे क्या हो गया? मुड़ गया किसी वजह से, किसी भी वजह से चट्टान के मुड़ गया इस तरह से। तो जो चट्टान में किस तरह का जब मोड़ बन जाता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं फॉल्ट बोलते हैं। अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है मेरा? हिमालय पर्वत। जब हम लोग हिमालय जाते हैं, हिमालय पर्वत को जब ध्यान से देखते हैं हम लोग, तो वहां पे चट्टाने के फोल्डेड माउंटेन उसको बोलते हैं हम लोग, वो उससे बना है। और आपको जानकारी आश्चर्य होगा, जहां पर आज हिमालय पर्वत है ना, वहां पर पहले एक सागर था। अभी जहां पर हम लोग हिमालय पर्वत देखते हैं, वहां पर पहले एक सागर था, एक समुद्र था, जिसका नाम क्या था? कोई बता सकता है उस सागर का नाम क्या था? वहां पे हिमालय पर्वत जहां पर था, वेरी गुड, वहां पे एक सागर था, इसका नाम था टेथिस सागर। टेथिस सागर, टेथिस सागर, टेथिस सागर बोल के एक सागर था, है ना। तो वहां पर क्या हुआ देखो, अब पहले ना, इसका मतलब पहले नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती होगी, तब ना वहां पर टेथिस सागर था। वहां पे नदी लाके जमा करता है, कि ऐसा माना जाता है। देखो ध्यान से, कंसेप्ट क्या है हिमालय पर्वत में, जैसे बोला जाता है ना कि पहले नदी क्या करती है, जैसे मेरा ये अर्थ है, मान लो एक अर्थ बनाता हूं, ये अर्थ है मेरा, और यहाँ पर क्या है मेरा, हम लोग देखें कि यहाँ पर मेरा भारत है, तो ये वाला मेरा मान लेते भारत है, ये वाला इतना वाला पार्ट क्या, इतना वाला पार्ट मेरा क्या, ये वाला भारत है मेरा, मान लेते ये भारत है। तो भारत में हम लोग देखें यहाँ पर हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत में पहले माना था नदी इधर बहता था, और नदी लाके जहां पर हिमालय पर्वत है ना, वहां पे जाके ना क्या किया, वहां पे अपना तलहटी में, उस तलहटी में जाके डिफरेंट टाइप्स को रॉक को जमा करते गया, जमा करते गया, जमा करते गया। एक समय इतना हुआ कि इसका प्रेशर धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो, जमीन के नीचे बढ़ने लगा, और इसका प्रेशर कम होने लगा। तो बहुत बार क्या होता है ना, चट्टाने आपस में क्या होता है, सिकुड़ने लगती है घटना कारण, चट्टाने सिकुड़ने, आपस में दबाव क्रिएट होता है, तो चट्टाने इसको दबाव देना स्टार्ट होने लगा, इधर का दबाव। तो ये वाला पार्ट क्या हुआ ना, जो पार्ट में जब दबाव पड़ रहा है, तो अब नीचे क्या है, नीचे तो सॉलिड है, अब कोई चीज को तुम दबाओगे, किताब को तुम जमीन में रख के दबाओगे, तो किताब धीरे धीरे ऊपर क्यों उठेगा ना, जमीन को नीचे चला जाएगा, ऊपर उठेगा ऑब्वियसली। तो ये भी क्या हो, धीरे धीरे ऊपर उठना स्टार्ट हुआ, और आज जहां पर, जो पहले जहां पे सागर था, और वहां पर क्या बन गया, हिमालय पर्वत। वहां पर क्या बन गया, हिमालय पर्वत। तो वो जो चट्टाने थी ना, आपस में क्या टूटे नहीं, बल्कि मुड़ गई, क्योंकि वो क्या था, एक तरह से सेडिमेंटरी रॉक था। अगर ये इग्नियस रॉक होता तो टूटता, क्योंकि सॉलिड होता वो, सेडिमेंटरी रॉक थोड़ा लचीला होता है ना। तो ये क्या हो गया, चट्टाने आपस में क्या हो गया, मुड़ गई, मुड़ गई। तो चट्टान जो आपस में मुड़ गया, दैट इज कॉल्ड फोल्ड, उसको बोलते हैं फोल्ड्स बोलते हैं। अब इसमें दो पार्ट आता है, एक आता है एंटीक्लाइन, एक आता है सिंक्लाइन। एंटीक्लाइन मतलब जो ऊपर उठने वाला पार्ट उसको बोलते हैं एंटीक्लाइन, और जो नीचे वाला ढुका हुआ पार्ट उसको बोलते हैं सिंक्लाइन बोलते हैं, है ना। जो ऊपर उठा वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं एंटीक्लाइन, और जो नीचे वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, सिंक्लाइन। तो दो तरह का चीजें होते हैं, ये होता है एंटीक्लाइन। अब जैसे मान लो वो क्या है कि चट्टान मुड़ता नहीं, मान लेते चट्टान बहुत हार्ड था, चट्टान क्या था मेरा, बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड था, एकदम पूरा सॉलिड था। इस पॉइंट को बोलते हैं क्रस्ट, इस पॉइंट क्रस्ट और ट्रफ लिखो ना, इसको बोलते हैं क्रस्ट। इस चीज को थोड़ा देखना पड़ेगा यार, एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन वाला। अभी सिर्फ बेसिक समझ लेते हैं, ठीक है ना, इसको अभी दिमाग से हटा दो, ठीक है। अभी सिर्फ देखो, सिर्फ बेसिक समझ लेते हैं, बाद बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में और अच्छा सा डेटा के साथ पढ़ेंगे। अभी मेरे पास डेटा कुछ है, इसलिए डेटा पे चर्चा नहीं करूंगा। एंटीक्लाइन सिंक्लाइन छोड़ दो, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट को जानो। तो चट्टान इस तरह से बना। अब मान लो बाबू, चट्टान क्या था ना, मान लो चट्टान मुड़ नहीं पाया, चट्टान क्या होता, मुड़ नहीं पाता, चट्टान पूरा सॉलिड था, ठीक है, इस तरह से एकदम पूरा सॉलिड चट्टान। मेरा चट्टान क्या था, एकदम पूरा सॉलिड सॉलिड चट्टान था ना, इस तरह पूरा सॉलिड था। एक और ले लेते लेयर, इस तरह सॉलिड था। अब इस पे दबाव पड़ा, मान लेते इस पे दबाव पड़ा, इस तरह सॉलिड चट्टान था। अब इस पर क्या हुआ ना, इस पे दबाव पड़ा, इस पर किस चीज का दबाव पड़ा, इस पे दबाव पड़ा, वही जो हम लोग देखते हैं अर्थ का जो डिफरेंट टाइप्स का होता है, उस पे दबाव पड़ा। तो ये चट्टान क्या हुआ, मुड़ा नहीं, बल्कि क्या हो गया, आपस में फट गया, तो फट गया। और फटने के बाद क्या हो गया ना, इसका डिस्प्लेस हो गया, एक पार्ट ऊपर एक पार्ट नीचे, एक पार्ट इसका ऊपर चला गया और एक पार्ट नीचे। मैं उस डायग्राम को स्केच करके दिखाता हूं। ऐसा था ना, इसका क्या हो गया, एक पार्ट थोड़ा सा ऊपर और एक पार्ट थोड़ा नीचे चला गया, ऐसा हुआ, ठीक है। इस तरह से रेड वाला यहां आ गया, ठीक है, और तीसरा जो ग्रीन वाला पार्ट था ना, ऐसे चला गया। यानी चट्टाने क्या हो गया, अपना स्थान से क्या हो गया, स्थान खो के कहीं और चला गया। तो ये वाला जो पार्ट देख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग फॉल्ट, FAULT, इसको बोलेंगे फॉल्ट, इसको बोलते हैं फॉल्ट, फॉल्ट, है ना। फॉल्ट फोल्ड दोनों में ये अंतर है। इसमें चट्टाने क्या होते हैं, मुड़ जाती है, और इसमें चट्टान क्या होता है, मुड़ता नहीं, बल्कि अपने जगह पर टूट के ऊपर नीचे चला जाता है। इसका डिफरेंट टाइप, इसका बहुत तरह का फॉल्ट होता है, इसमें स्टेप फॉल्ट होता है, रिवर्स फॉल्ट होता है, ठीक है। थ्रो, जिसमें इसमें बहुत सारा टेक्निकल टर्म आती है, लेकिन बाबू अभी टेक्निकल टर्म को डिफाइन मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंट नहीं है, ठीक है, ईमानदारी से कॉन्फिडेंट नहीं है। मुझे एक बार ना सारा डेटा को एक बार छान मारना पड़ेगा,
कि उसके बारे में क्या जिक्र किया गया, कहाँ कौन सा डेटा लिखा गया। पहले मैं एक बार सब चीज को देख लेता हूँ कि एंटीक्लाइन क्या होता है, सिंक्लाइन क्या होता है, क्रस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है, तो उसके बाद ना मैं बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। क्योंकि मैं पहले बोला कि देखो पढ़ा हुआ सब कुछ है, जानता तो सब कुछ है ना, सब कुछ के बारे में पता है, अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से पता है। लेकिन सबसे बड़ा समस्या ये है ना कि जैसे आप जैसे मान लो कोई चीज को नहीं पढ़े हो 3 साल 4 साल तक, तो कैसे दिमाग से थोड़ा थोड़ा डेटा को भूल जाते हो, जस्ट वैसा ही मेरे साथ भी है, वैसे मेरे साथ है। एक्सप्लेनेशन सब चीज के बारे में पता है ये, लेकिन एग्जैक्ट उसके जगह क्या होगा, जैसा हेड किसको बोलेंगे, थ्रो किसको बोलेंगे, अपवर्ड फोल्ड क्या होता है, डाउनवर्ड फोल्ड क्या होता है, सब चीज के बारे में पता है। लेकिन एक होता है ना कॉन्फिडेंट के साथ बताना कि हाँ यही होगा 100%, वो अभी नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ा नहीं बहुत दिन से। मुझे थोड़ा समय लगेगा इस चीज के लिए, क्योंकि जूलॉजी मैंने पढ़ाया ही नहीं लास्ट 3-4 साल से, किसी को नहीं पढ़ाया। पुराने बैच वाले बच्चों भी अगर होंगे ना तो उसको भी पता होगा कि सर अभी जूलॉजी भी कहीं पढ़ाए नहीं, क्योंकि आया ही नहीं कभी, ऐसे एग्जामिनेशन में आता ही नहीं, थोड़ा बहुत आता है तो बच्चे लोग कर लेते हैं वैसे ही, है ना। तो पहली बार जब मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं तो मुझे थोड़ा टाइम देना होगा आपको। तो नेक्स्ट क्लास जब भी आप लोग का मैं करवाऊंगा ना, तो इस पार्ट को लेकर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और इस चीज को अच्छे से जानेंगे, सारा चीज को समझेंगे, ठीक है। तो मोटा मोटी आज के क्लास का जो सेशन है हम लोग इतना ही रहने देते हैं। जो बेसिक चीजें हम समझे आज क्लास में पूरा एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूँ, ताकि आप लोग का थोड़ा सुविधा हो। जैसे पहला आज हम लोग क्या देखें, हम लोग देखें बेसिकली का अर्थ का फॉर्मेशन कैसा हुआ, तो निहारिका वाला जो कंसेप्ट हम लोग उसको देखें। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा माइंस, जो यूपीपीएससी माइंस का जो इंस्पेक्टर का एग्जामिनेशन क्या क्या है, उसका मार्क्स कितना है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सिलेबस के बारे में थोड़ा चर्चा कर ली। स्टार्टिंग का 15 मिनट वो चला गया। और फिर हम लोग जो अर्थ का फॉर्मेशन देखे और डिफरेंट टाइप्स का जो रॉक होता है ना, इसमें इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंटरी रॉक, इसके बारे में जाने, इसका फॉर्मेशन समझे। एक आता है रॉक साइकिल। रॉक साइकिल क्या होता है ना, रॉक साइकिल थोड़ा पूछता, रॉक साइकिल के ऊपर 1 मिनट में डिस्कशन करना चाहूंगा। रॉक साइकिल के ऊपर मैं बात करता हूँ क्या होता है। और उसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट देखें, अर्थ का जो फॉर्मेशन था उसमें हम लोग बहुत सारा पार्ट देखे कि अर्थ कैसे बना था, उसके अंदर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, उसके ऊपर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, सबसे बाहरी पार्ट को क्या बोलते हैं, अर्थ में किस तरह से पेड़ पौधा बना, मौसमी घटनाएं क्या क्या, वो ये इंटरनल और एक्सटर्नल जो एजेंट है अर्थ को बदलने में किस तरह से रोल निभाती वो देखें। और एक फॉल्ट और फॉल्ट के बारे में देखें। पढ़ाना अगर मेरे ऊपर है ना, तो मैं बोला ना मुझे 3 से 4 क्लास मिलेगा ना, तो मैं सारा ये जो टॉपिक है ना खत्म किया जा सकता है। तो बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है कि सर बहुत दिन लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। बहुत बहुत अच्छा सर समझा के खत्म किया जा सकता है। एक एक चीज को तुम समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो 2 चीजें हो गई। और ये टॉपिक देखो मेरे लिए एकदम नया था, आज पहली बार मैं बहुत दिन के बाद इस टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा, है कि नहीं। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट भी कर दो कि सर थोड़ा सा और अच्छे से, ऐसे तो कमेंट कर ही सकता हूँ। और अगर समझ में आ गया तो यस कर दो, सर यस, आप मुझे जितना आप पढ़ाएं उतना समझ में आया, नेक्स्ट अगला बार आप पढ़ाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो जो भी आपको ठीक ठाक लगे एक कमेंट कर दो, ताकि मैं देख लूं कि क्या है, ठीक है ना। अगर समझ में आया तो समझ में आया कुछ बच्चों को, ठीक है ना। तो ये पहला टॉपिक था, मैंने कहा तो चलो एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा कि मैं समझाया पहले बहुत दिन बाद, तो आपको समझ में आया। अब देखो, अब हम लोग रॉक साइकिल को जान लेते हैं। रॉक साइकिल क्या होता है, रॉक साइकिल क्या होता है, जैसे रॉक साइकिल बोलता है मतलब एक रॉक से दूसरा रॉक बनना। तो क्या कंसेप्ट आप समझो, जैसे मान लो हम बोले कि अग्नि चट्टान कैसे बना है, तो अग्नि चट्टान मेरा बना जमीन से लावा निकलने के कारण बना है, ठीक है। तो जमीन से लावा निकला, सरफेस पे चला गया, ठीक है। अब नदी क्या कर रही है, उसी लावा वाला जो रॉक था ना उसको काट काट के नदी के समुद्र के तल में जमा की। तो हम लोग क्या देखे, देखो तो हम लोग एक बात देखें कि सबसे पहले मेरा क्या बना, अग्नि चट्टान बना। अब अग्नि चट्टान जो था उसको नदी काट के जब तलहटी में जमा की तो क्या बन गया, वो बन गया सेडिमेंटरी रॉक। अब जो सेडिमेंटरी रॉक था धीरे धीरे यही बदल के मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो दोनों चट्टान था, ये वाला और ये वाला, है ना, अब यही वाला चट्टान जब जमीन के तल में चला जाता धीरे धीरे, जब ये जमीन के नीचे से जब ये धरातल सॉरी पृथ्वी के कोर से मिलेगा ना, तो कोर क्या करेगा, इसको टेम्परेचर दे के इसको पिघला देगी। तो वापस में जब ये पिघल जाएगा ना, तो फिर से क्या बन जाएगा, फिर से दोनों का दोनों क्या बन जाएगा, फिर से ये दोनों का दोनों लावा में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इग्नियस रॉक में बनने का प्रक्रिया में आ जाएगा। तो इसी चीज को बोला जाता है ना रॉक साइकिल। तो ध्यान समझो, पहले वो क्या था, सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या था, लावा था, है ना, सबसे पहले लावा था। लावा से मेरा इग्नियस रॉक बना। पहले क्या बना, पहले मेरा क्या, देखो मैं फिर से लिखता हूँ, देखो सबसे पहले मेरा क्या था, लावा था, हिंदी में लिखो लावा था। लावा से मेरा क्या बना, आग्नेय चट्टान बना। आग्नेय चट्टान बना, आग्नेय चट्टान जब अग्नि चट्टान से फिर किसका निर्माण, सेडिमेंटरी रॉक को क्या बोलते हैं, सेडिमेंटरी रॉक को हिंदी में क्या बोलते हैं पता है, हिंदी में नाम में ही मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, सेडिमेंटरी रॉक को क्या बोलते हैं, परतदार चट्टान, अवसादी चट्टान, यस अवसादी बोलते हैं, परतदार। अवसादी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जमाव के कारण होता है। परतदार क्यों बोलते हैं, परत में मिलता है, ठीक। अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान बोलते हैं। थैंक यू बाबू, थैंक यू सो मच।
दो तरह का रीजन होता है, देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको अवसादी चट्टान क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, ये अवसाद से बनता है। इसमें क्या होता है, प्लांट मटेरियल, वेजिटेटिव मटेरियल, साथ ही साथ तुम्हारा डेड बॉडी वगैरह होता है, इसलिए इसको अवसादी चट्टान बोलते हैं। और परतदार क्यों बोलते हैं, क्योंकि परत परत मिलता है, इसलिए इसको परतदार भी बोलते हैं, इसको परतदार भी बोलते हैं ना, परतदार चट्टान। तो ये हो गया। अब ये वाला जब जाएगा ना, ये दोनों चट्टान जब जमीन के नीचे पहुंच जाएगा, देखो तो अवसादी और परतदार चट्टान कहां मिलता है, समुद्र के तल में। अब समुद्र के तल में धीरे धीरे जमा होता जा रहा है, नीचे ये दबाव जब क्रिएट होगा ना, जब ये नीचे जाएगा तो इसको क्या मिलेगा, इसको मिलेगा टेम्परेचर। इसको क्या मिलेगा, टेम्परेचर। वापस से पिघलेगा और फिर क्या बन जाएगा, ये फिर से बन जाएगा लावा, है ना। बीच में तुम कुछ भी बोलो, अगर मान लो रूपांतरित हो पाया तो पहले रूपांतरित हुआ, ठीक है, तो रूपांतरित चट्टान फिर से क्या बन जाएगा, लावा। तो इस तरह से देखो क्या हो गया, लावा जो फिर से घूम कर आके एक साइकिल जैसा चल रहा ना, इसी का नाम बोलते हैं रॉक साइकिल। इसे क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल बोलते हैं। तब मोटा मोटे एक पार्ट था इसका, तो ये थोड़ा सा, तो मोटा मोटी तुम्हारा सिलेबस का कुछ 1 2 2 5 10% तुम्हारा जो इसका था जियोलॉजी का 2 4 10% खत्म हुआ। लेकिन जो सेटिस्फेक्शन मिलता ना पढ़ाने के बाद, जो एक सेटिस्फेक्शन वाला, वो तो खैर मुझे भी नहीं आया, तो आप लोगों को कहां से आएगा, है ना। तो मेरा जो एफिशिएंसी आपको ही पता है कि किस लेवल का है, तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए इसका स्टडी करने के लिए ये। और रेगुलर क्लास होती है ना, थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता। आपको भी जानकारी है, तो लास्ट टाइम बच्चे क्लास में ज्वाइन किया, अभी तक मुझे 9 बजे तक फोन करके सर क्लास ज्वाइन करना है करके कॉल करते रहे, तो ये चीज का थोड़ा दिक्कत भी रहता है। चलो ठीक है बाबू, थैंक यू सो मच। फॉल्ट एक बार, हाँ सही बात है, शुरुआत तो हुआ। एक क्वेश्चन, तीनों रोक में कोल किस में आता है, कोल। अच्छा कोल किस में आता है, जवाब दे दो तो। कोल हम यहाँ पे 3 नंबर दे दे रहे हैं, ठीक है, 1 2 और 3। कोल कौन सा नंबर में आएगा, 1 नंबर में आएगा, 2 नंबर में आएगा ना, 3 नंबर में आएगा। कोल ना सेडिमेंटरी रॉक है ना, 2 नंबर में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है यार तुम्हारा, यही ना भेजा तुम, ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है ना। फॉल्ट के बारे में जो आपका सवाल है ना, तो फॉल्ट के बारे में मोटा मोटी हम बताएं कि चट्टान क्या होती है ना, बहुत बार चट्टान में जब दबाव पड़ता है ना, तो चट्टान मुड़ने की वजह से, मुड़ता नहीं बल्कि टूट जाता है, तो उसी को हम लोग फॉल्ट बोलते हैं। अब इसका जो फॉल्ट, जैसे हम बोले ना कि जो फॉल्ट का टाइप्स क्या होता है, फॉल्ट में जो डिफरेंट जो टेक्निकल टर्म है ना, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और आज क्लास तो थी नहीं, आज तो मुझे ऐसे अचानक से आके लेना पड़ा, ठीक है। तो थोड़ा सा प्लानिंग में थोड़ा गड़बड़ भी हुआ, और मतलब आपको भी पता है कि बारिश की वजह से बहुत दिक्कत हुआ, सबको परेशानी झेलना पड़ा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिटेल्स में करेंगे, सब चीज को जानेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो अब हम लोग